स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में वापस हमें रैशनल और इररेशनल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 7/8। ये क्या हो गए? इररेशनल नंबर हो गए। और इररेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी √2, √7, √11, जिसका रूट नहीं निकलता है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर रूट हम जिसका फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। और रैशनल नंबर जिसको कि आप फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो 2, 5, 7 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। 2/1 हो सकता है, 5/1 हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें प्रूव करना है कि √5 इज इररेशनल नंबर। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको इररेशनल प्रूव करने के लिए हम ये ले लेंगे कि ये रैशनल है। कन्वर्स से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्स मतलब कि जो चीज बोल रहा है कि प्रूव करो, तो हम यही बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, और फिर उसको वैसा मान के हम क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि √5 इज इररेशनल नंबर। तो हम ये क्या बोलते हैं कि √5 इररेशनल नहीं है, √5 को हम रैशनल लेके चल रहे हैं। प्रूफ क्या करना है कि वो इररेशनल है, और हम लेके क्या चल रहे हैं कि भाई वो इररेशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखेंगे हम? लेट्स एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। अब अगर √5 रैशनल होगा तो क्या होना चाहिए? देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b। अब आपकी बुक में a/b लिखा हुआ है, a/b है। a/b मतलब a फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि हमने उसको क्या लिया कि √5 रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल है तो √5 किसके इक्वल हो सकता है? किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल हो सकता है, a/b के इक्वल हो सकता है। a/b वेयर a and b is integer and b is not equal to 0। ये इस फॉर्म में। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके b√5 इज इक्वल टू a। अब इसको हम क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ये रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाए। यहाँ पे जो a और b है ये एक इंटीजर तो है ही, और साथ में ये क्या है? इस को-प्राइम इंटीजर। अब ये को-प्राइम इंटीजर क्या होता है? को-प्राइम नंबर आपने ये भी पढ़ा है। को-प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जिसका कि एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। अब यहाँ a और b इस टाइप का इंटीजर है जिसमें 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं, ऐसा हमने लिया है। तो क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी अगर फ्रैक्शन में है, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ 3/9 लिख रही हूँ, तो इसको क्या करेंगे? इसको आप रिड्यूस करोगे, 3 × 3, 3 × 9। अब जो ये फ्रैक्शन बचा, तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, ये हमेशा को-प्राइम ही होता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अब आप रिड्यूस नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं 4/2 लिखती हूँ तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको आप फ्रैक्शन में भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसका तो आंसर आ जाएगा 2। तो कभी भी आप ये ध्यान देना कि अगर हमने उसको फ्रैक्शन में लिखा है तो वो फ्रैक्शन में तभी पॉसिबल है जबकि वो आगे उसको हम रिड्यूस ना कर पाए, उसको कैंसिल नहीं कर पाए, तभी आप उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं ना। तो इसलिए उसको हम बोलेंगे को-प्राइम इंटीजर। तो यहाँ a और b क्या है? को-प्राइम इंटीजर है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा b²5 इज इक्वल टू a²। अब यहाँ क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं लिखूं b² इज इक्वल टू a² बाय 5, इसका मतलब ये हुआ
कि a स्क्वायर को ये जो 5 है ये कैंसिल कर सकता है, मतलब कि a स्क्वायर का फैक्टर है 5। फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टर मतलब वो नंबर जो उसको कैंसिल कर पाए, मतलब उसके टेबल में वो आता। तो अब अगर मैं ऐसा लिखूं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। a स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। या यहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 5 लिखा है ना, इसका मतलब कि 5a स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो आपकी बुक में ये थ्योरम है कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। मतलब ये हुआ कि अगर 36 यानी 6 स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप समझ लो 36 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 36 क्या होता है 6 स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप समझ लो अगर 16 इज डिविजिबल बाय 2, 16 मतलब 4 स्क्वायर, इट मीन्स 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहीं से ये थ्योरम बनी कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमने देखा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज डिविजिबल बाय 5। अब हम ये मान लेते हैं कि अब जब a को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, क्वोशिएंट आता है c। ये हमने जो पढ़ा था लेमा, यूक्लिड लेमा, उसमें हमने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। ऐसा क्यों ले लेती हूँ यहाँ पर, प्लस रिमाइंडर था, लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर मेंशन नहीं है इसका मतलब कि वो डिवाइड हो रहा है, उससे डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हमने उसको वहां मेंशन नहीं किया है। तो a इज इक्वल टू हमने 5c ले लिया, वेयर c इज इंटीजर। अब आप क्या करो, इस a की जो वैल्यू है इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो a स्क्वायर लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूं 5c का स्क्वायर, तो आ जाएगा b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाय 5, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहां से क्या पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये भी यूक्लिड लेमा के फॉर्म में लिखा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज डिवाइजर इंटू c स्क्वायर इज क्वोशिएंट। तो b स्क्वायर का डिवाइजर कौन है, 5 है, और वो डिवाइजर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर b 5 इज डिवाइजर, यहाँ पे लिखो सिंस 5 इज डिवाइजर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज डिवाइजर ऑफ b। अब इससे ये मालूम पड़ा कि a को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, b को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब a और b दोनों का एक तो कॉमन फैक्टर है और वो है 5। और हमने क्या लिया था कि a और b को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर है ही नहीं कॉमन। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन है वो हो गया रॉन्ग। और वो एजम्पशन रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो एज्यूम किया था, और वो एज्यूम क्या किया था कि √5 इज रैशनल, तो यहीं से हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर √5 इज इररेशनल नंबर। तो यही सारा कुछ अभी हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, देयरफॉर AB हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर दैट इज 5। वो अभी हमने देखा कि दोनों ही डिविजिबल बाय 5 हैं, इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर 5 है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर
co-prime number, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. हमने क्या assumption incorrect किया था? क्या था वो कि √5 is rational. ये हमारा assumption स्टार्टिंग में ही wrong है, इसके लिए हमारे पास ये contradict आ गया. So we conclude that √5 is irrational. क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? वेरी गुड. अभी देखते हैं सेकंड. अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. अच्छा, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड या डिवाइड कुछ भी करें तो आंसर जो है वो हमेशा इरेशनल ही आएगा. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे देखो कि 3 जो है वो तो रैशनल नंबर है और ये जो √5 है ये हो गया इरेशनल. इरेशनल को जब 2 से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया अगेन इरेशनल आएगा और इस इरेशनल को इस रैशनल के साथ प्लस करेंगे तो इरेशनल आएगा. मतलब ये तो इरेशनल है. ओके, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है. तो जैसा हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था कि उसके कॉन्ट्राडिक्ट को लेके चले थे, यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये भाई इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है. फिर देखते हैं क्या होता है. हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल. अब अगर ये रैशनल होगा तो क्या होगा? एक हमारे पास को प्राइम नंबर a और b ऐसे जरूर होंगे कि वो a और b के इक्वल हो जाए. तो यहाँ पे क्या है? Therefore 3 + 2 √5 is equal to a/b, where a and b is co-prime integer and b is not equal to 0. ऐसा है हमारे पास. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b -3, a/b -3 और यहाँ से √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b -3 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. अब इस चीज को आप सॉल्व करो तो √5 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a-b को इससे मल्टीप्लाई करो 3b बाय यहाँ से ये हो जाएगा 2. अब यहाँ आप ये देखो कि यहाँ जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल हैं, कोई भी इरेशनल नहीं. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक रैशनल और एक इरेशनल में अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर इरेशनल ही आएगा. वैसे ही जब आप दो रैशनल नंबर में ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आंसर रैशनल ही आएगा. दो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं देंगे. तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि a - 3b/2b ये सारा का सारा क्या है? ये पूरा रैशनल नंबर है. तो अब क्या होगा यहाँ पे इसके आगे? अब इसको अगर मैं a/b के फॉर्म में ही लिखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ √5 इज इक्वल टू a/2b - 3b/2b. तो b से b कैंसल, तो √5 इज इक्वल टू a/2b - 3/2. इसको ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था हमने पहले क्या लिया हुआ है कि a/b एक इरेशनल नंबर है. ठीक, तो a/b इरेशनल नंबर है तो a/2b भी इरेशनल होगा, सॉरी रैशनल होगा. क्योंकि a/b हमारा रैशनल नंबर है तो a/2b भी रैशनल होगा और -3/2 कर देंगे तो वो भी, ये पूरा का पूरा नंबर आ गया रैशनल. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस a/2b - 3/2 इज रैशनल नंबर. ये तो रैशनल है ही, दिख रहा है हमें. Therefore √5 इसके इक्वल लिखा है, ये रैशनल है और इसके इक्वल लिखा है √5. तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी रैशनल है. तो यहाँ लिखो Therefore √5 इज रैशनल. लेकिन ऐसा तो नहीं है, √5 तो रैशनल है नहीं, √5 तो इरेशनल है. तो हम क्या लिखेंगे? बट
it is contradict of fact that root 5 is irrational. ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, और ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट में हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो स्टार्टिंग में ही रॉन्ग था, और वो अजम्पशन क्या था कि 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। तो वही अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational, therefore 3 + 2 √5 is irrational. This is our conclusion. Understood? सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, लेकिन मेरा ये चैनल है आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए और यहाँ पर आपको वो रिटर्न देने के लिए। तो इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। इसके 3 सब क्वेश्चन है। पहला है 1/√2। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रूल है कि अगर आप किसी भी रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर तो इररेशनल ही आएगा। अब यहाँ पे 1 जो है वो तो हो गया रैशनल और √2 हो गया इररेशनल, और दोनों को हम कर रहे हैं डिवाइड। तो जो भी आंसर है मतलब 1/√2 इज इररेशनल। लेकिन इसको यहाँ पे प्रूफ करना है तो हम वही करेंगे जो हमने इसे पहले किया था। लेट 1/√2 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b is co-prime and b is not equal to 0। अब यहाँ पे अच्छा एक काम ये हो सकता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 1/√2 एंड a/b इज इंटीजर। a/b इज इंटीजर, co-prime एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/a। ये 1/√2 इज इक्वल टू a/b है, तो b इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a। तो a/b अगर रैशनल नंबर है तो b/a भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हियर b/a is rational number, therefore √2 is rational number। क्योंकि वो उसके इक्वल लिखा है तो √2 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट ये तो फिर वो जो हमारा जो फैक्ट है उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। फैक्ट क्या है कि √2 इररेशनल है, हमने प्रूफ क्या कर दिया कि √2 रैशनल है, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that 1/√2 is rational and hence we conclude that 1/√2 is irrational। तो ये तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो लास्ट में जो कंक्लूजन लिखना है वो सब में सेम है और करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सब में सेम है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें जैसे कि हमको वो फैक्टर वाला नहीं करना था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया, तो ये उससे थोड़ा अलग है। ये जल्दी आ गया, इसका आंसर जल्दी प्रूव हो गया। तो इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। अब इसको भी क्या करना है, हमें इररेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको रैशनल बोलेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, फिर उसको इररेशनल बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या लिखना है, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे हम, दैट 7√5 इज रैशनल। 7√5 इज रैशनल नंबर।
अब अगर ये रैशनल है, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b इज co-prime integer and b is not equal to 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, √5 इज इक्वल टू, ये 7 अगर इधर आ जाए तो ये हो जाएगा a बाय 7b। अब अगर a बाय b इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर है, तो a बाय 7b भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस a बाय b इज रैशनल नंबर, रैशनल, देयरफॉर a बाय 7b इज ऑल्सो रैशनल। अब अगर ये भी रैशनल हो गया, देयरफॉर √5 इज रैशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो √5 रैशनल आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वो जो अजम्पशन है वही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट आ गया किस फैक्ट का, वी हैव कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्ट दैट √5 इज irrational। एंड क्या लिखेंगे, वी गॉट दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, वी हैव दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। क्या था रॉन्ग हमारा assumption, that 7√5 is rational, ये हमारा रॉन्ग assumption था, and therefore 7√5 is irrational। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, रैशनल, therefore we conclude that 7√5 is irrational। और ऐसे ही जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2, और इसको भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो वो तो इरेशनल है ही, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और दोनों को आप प्लस करेंगे तो इरेशनल आएगा। तो इरेशनल तो ये है, लेकिन हमें क्या एज्यूम करना है कि ये रैशनल है। तो स्टार्ट करेंगे हम, लेट एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल। अब ये अगर रैशनल हुआ तो क्या होना चाहिए, 6 + √2 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b इज co-prime integer and b is not equal to 0। अब यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + √2 इज इक्वल टू a बाय b है, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय b -6। अब अगर a बाय b हमारा रैशनल नंबर था तो a बाय b -6 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस a बाय b इज रैशनल नंबर, is rational, therefore a by b -6 is also rational। और अगर ये रैशनल है तो √2 के इक्वल है, मतलब √2 भी रैशनल आ गया, therefore √2 is rational। और यहीं पे आके कहानी गड़बड़, क्योंकि √2 तो रैशनल है ही नहीं, तो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, we got a contradict of the fact that √2
कॉन्ट्राडिक्ट में क्यों फंस गए? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग लिखा था, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी गॉट दिस कॉन्ट्राडिक्ट because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption that wrong assumption क्या था? 6 plus root 2 is rational. तो क्या conclude हुआ? Therefore, we conclude that 6 plus root 2 is irrational number. ओके, कंप्लीट। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लगता होगा कि इसमें इतना सारा लिखना है, समझ नहीं आ रहा क्या है। लेकिन अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पूरे क्वेश्चन में सेम चीजें हमें लिखनी है, एक ही कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। पहले उसको इरेशनल प्रूव करना था, हमने रेशनल मान लिया, रेशनल पे वो कॉन्ट्राडिक्ट में फंस गए हम, तो फिर हमने वापस उसको इरेशनल मान लिया। सारे क्वेश्चन में बिल्कुल एक ही जैसा काम करना है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।